अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना रिव्यू पेश करूंगा HP Victus 15 का। तो HP Victus 15 को यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 12 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते होने वाले हैं। 2 हफ्तों के दौरान मैंने इसके अंदर क्या खूबियाँ पाई, क्या खामियाँ पाई, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आई एम नॉट अ लैपटॉप एक्सपर्ट, सो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ये एक तरह का रिव्यू नहीं है, एक्सपीरियंस है। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने HP Victus 15 क्यों ख़रीदा, मेरा परचेज़ डिसीजन क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि मजबूरी थी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं है। हम USA में नहीं रहते, जहां आपको पिछले साल के जो जनरेशन्स के लैपटॉप्स हैं, यानी कि ओल्ड जनरेशन लैपटॉप आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल जाएँ, आपको काफ़ी अच्छे सेल मिल जाए। पाकिस्तान में आते आते एक तो लैपटॉप आते बहुत कम है, और सिर्फ लैपटॉप कम ही नहीं आते, उसके ऊपर टैक्सेस और हर चीज़ लगा के काफ़ी ज़्यादा महंगे भी हो जाते हैं। तो सीन ये हुआ कि मैंने जो है ना लैपटॉप जो पसंद किया था वो यही मॉडल यही था, HP Victus 15 Core i7 था। अब जो Core i7 था वो 2 लाख अराउंड अबाउट 30,000 का मिल रहा था। जब मैं ख़रीदने पहुंचा तो वो 2,50,000 का हो चुका था। तो उनके बकौल के डॉलर का रेट पहले कम आया तो सस्ता हो गया था, और अब डॉलर का रेट ज़्यादा हो गया, टैक्स बढ़ गया है, तो अभी 2,50,000 का हो गया। और फिर उससे बड़ा मसला ये था कि उस वक्त मार्केट में वो लैपटॉप मौजूद भी नहीं था। तो वो लैपटॉप नहीं था, तो उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन बचते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो ऑप्शन बचता था वो एप्पल के मैकबुक एयर M1 आ जाता था, एंड सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये आ जाता है HP Victus 15 Core i5। अब M1 में ख़रीदते रह गया। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त मार्केट में उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ पड़ा था। मतलब $900 की लैपटॉप है, $900 की मशीन है। आप चलो टैक्स समेत $1,000 रख लें, तो $1,000 का जो लैपटॉप है वो आप यूँ देख लें कि आपको तकरीबन पड़ जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में 2,20,000। तो वो बेच रहे थे मार्केट के अंदर 2,60,000, 2,50,000। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा अनफेयर था। और दूसरी बात यह है कि मैं स्केप्टिकल था कि क्या एप्पल क्या मैक OS के ऊपर जाना चाहिए, या फिर मैक OS का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। ये मैंने पहले कभी मैक यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से मैंने उसे थोड़ा सा कट करा दिया। इवन दो कि M1 बहुत ही अच्छी डिवाइस है। अगर आप M1 ख़रीदना चाहते हैं और आप गेमिंग नहीं करते, तो मेरे ख्याल में आप सिर्फ़ और सिर्फ M1 ख़रीद लें, अगर आपका बजट है तो। बहुत अच्छी डिवाइस है, अगर आपको सही रेट पे मिल जाती है या आप बाहर से मंगवा सकते हैं तो वही ख़रीद लें। वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप आपको मिल जाएगा मार्केट में। अब आ जाते हैं HP Victus की तरफ। एक तो ये उसका जो रेट है ये मुनासिब मिल रहा था मुझे मार्केट में। ये अराउंड अबाउट आपको 165 में मिल जाता है, और हाँ आपको रैम अपग्रेड करेंगे तो आपको 170 प्लस में बढ़ जाएगा। एनीहाउ आप देख लें, इस लैपटॉप को पाकिस्तानी मार्केट में आए हुए अभी तकरीबन महीना हो गया। पहले इसका रेट 190 था, और अभी इसका जो रेट जा रहा है वो 165 के आसपास जा रहा है। 1,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी यहाँ तक इस बेस ये आपको पाकिस्तान में बेस वेरिएंट जो मिलता है उसमें आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, उसके साथ 512 GB की NVMe SSD मिल जाती है, और आपको 1650 GPU मिल जाता है। और फिर जब अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट मिलते हैं। एक आपको Core i5 12450 मिल जाता है, और जो दूसरा मिलता है आपको Core i7 मिल जाता है, वो शायद 12750 है। तो ये जो है ना आपको 2 प्रोसेसर वेरिएंट मिल जाते हैं, और जो i7 है उसमें आपको 3050 मिल जाता है, और i5 में आपको 1650 मिलता है। और कीमत में तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 70 to 80,000 का फ़र्क है, कीमत में 80,000 का फ़र्क है। तो अब आप देख लें, आपको जो अपग्रेड मिलता है ना मेरे ख्याल में बहुत थोड़ा सा मिलता है। अगर आप i5 को भी देख लें तो ये 8 कोर प्रोसेसर है। मैंने ज़्यादा जो मेरा मसला था वो प्रोडक्टिविटी का था, यानी कि मैंने प्रीमियर प्रो यूज़ करना था, या हल्की फुल्की जो है ना फ़ोटो एडिटिंग हो गई, यानी कि एडोब प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप वगैरह ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल करनी थी। तो जो मेन मेरा मतलब इशू था, या जो मेन ज़रूरत थी, कंसर्न थी, वो इस वजह से मैंने ये लैपटॉप ख़रीदा। जहाँ तक बात आ जाती है गेमिंग की, तो मेरे ख्याल में गेमर्स को कोई और लैपटॉप देखना चाहिए जो कि कोर गेमर्स हैं, जिनको वीडियो एडिटिंग या प्रोडक्टिविटी में शामिल नहीं होना, तो वो कोई और लैपटॉप देख लें। वो जो लैपटॉप है मेरे ख्याल में आपको मार्केट में, शायद आप मार्केट घूमें, मैं तो सिर्फ मुल्तान की मार्केट घूमा, तो मुल्तान की मार्केट में ऑप्शन काफ़ी कम थे। अगर आपके पास लाहौर या फिर कराची की मार्केट घूमें तो शायद आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएँ। बट यही जो लैपटॉप अवेलेबल था तो मैंने ये ख़रीद लिया। अब मार्केट में जो ना बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि 12th जनरेशन भी आ चुकी है। अब मैं लैपटॉप वाली शॉप पे बैठा था तो एक बंदा आया, वो आके इन्फिनिक्स की Core i7 1165 यानी 11 जनरेशन वाला प्रोसेसर के साथ जो इन्फिनिक्स की इनबुक आई थी वो मांग रहा था। तो मैंने उसे समझाया कि भाई इस कीमत में आपको अब Core i5 मिल जाता है, Core i7 भी मिल जाता है 12th जनरेशन में, जो कि मिनिमम 8 कोर्स और 10 कोर्स प्रोसेसर हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये लेने चाहिए। उसे मैंने काफ़ी देर समझाया, वो मुतमैन हो गया, और मुतमैन होकर उसने इन्फिनिक्स इनबुक ख़रीद ली।
तो बात यह है कि आपको जो है बहुत सारे लोगों को अभी तक नॉलेज नहीं है कि 12 जनरेशन बहुत बेहतर है। यानी कि मसला ये है कि इंटेल जो है ना अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, कोर्स बढ़ा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पावर हंग्री भी हो रहा है। बहरहाल हम इस लैपटॉप का रिव्यू शुरू करते हैं, लेकिन लैपटॉप रिव्यू शुरू करने से पहले परचेज डिसीजन में अगर एक लाख में बता दूं तो मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में कोई और ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है इस रेंज के अंदर, इस कीमत के अंदर। आपको डेल में कुछ लैपटॉप्स मिल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे जो HP विक्टस है ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। यानी कि आप इसको देख लें तो इसका जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी खूबसूरत है। यानी कि बहुत आर्डिनरी या फिर गेमिंग लैपटॉप जिस तरह के, बल्कि ये वज़नी तो है, लेकिन जिस तरह की जो लुक होती है ना गेमिंग लैपटॉप्स की, चीप गेमिंग लैपटॉप्स की, बहुत ही यूजलेस और घटिया किस्म की होती है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है या इसकी जो लुक है वो काफ़ी प्यारी है। तो ये भी एक डिसीजन था इसको ख़रीदने में। अब हम चलते हैं इस लैपटॉप का जो रिव्यू है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि इतने दिन तक मैंने जो इसके साथ टाइम गुजारा तो इसमें क्या क्या मुझे खूबियाँ नज़र आई, क्या खामियाँ नज़र आई। तो सबसे पहले आप इसकी स्पेक्स देख लें। आपको इसमें Core i5 12450 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 8 कोर प्रोसेसर है। उसके साथ आपको 1650 GPU मिल जाता है, जिसकी VRM जो VRAM है वो 4 GB की है। और फिर इसमें आपको 512 GB की NVMe SSD मिल जाती है, और फिर इसमें आपको 8 GB की रैम मिल जाती है। अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो इसमें आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं, और दोनों जो रैम है वो रिमूवेबल है। यानी कि आप दो स्लॉट है इसमें रैम की, जो 8 GB की रैम दी गई है वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। उसकी जगह आप 16 या 32 की 2 रैम भी लगा सकते हैं। तो रैम अपग्रेडेबल है और SSD भी अपग्रेडेबल है। अब SSD की 2 स्लॉट्स हैं, जो एक स्लॉट है वो मुझे समझ नहीं है, मे बी इसमें कोई हो सकता है अपग्रेड। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख लें। जो दूसरी SSD है जो कि पहले से 512 GB की लगी हुई है, आप वो निकाल सकते हैं। उसकी जगह आप 1 TB या 2 TB की SSD लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अपग्रेडेबल है, अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नेटवर्क कार्ड है वो मीडियाटेक का लगा हुआ है। अगर आप उसे इंटर के साथ एक्सचेंज करना चाहें, रिप्लेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में जो इंटरनेट की स्पीड होती है तो उस हिसाब से मीडियाटेक Wi-Fi 6 ही है इसमें, तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होने वाला, आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको ये पसंद नहीं है या आप इंटेल का आपके पास पड़ा हुआ है और लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, पोर्ट सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपको दोनों साइड्स के ऊपर पोर्ट्स मिल जाते हैं। पिछली वाली साइड के ऊपर आपको कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलती, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ एयर वेंट्स देखने को मिलते हैं। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड के ऊपर आपको एक HDMI 2.1 पोर्ट देखने को मिल जाती है, एक USB-A पोर्ट मिल जाती है, एक आपको Ethernet RJ45 पोर्ट मिल जाती है, और उसके साथ साथ आपको एक USB Type-C पोर्ट मिल जाती है। अब जो USB Type-C पोर्ट है ये थंडरबोल्ट नहीं है, यानी कि ना तो इसके ज़रिए आप फास्ट जो रेट होता है थंडरबोल्ट के जो आपको फ़ायदे होते हैं वो आपको ना तो वो मिलते हैं, और ना ही आप इसके ज़रिए चार्जिंग कर सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको सबसे पहले आपको DC अडाप्टर की पोर्ट मिल जाती है, जो कि 150 वाट का इसके साथ आपको अडाप्टर मिलता है। उसके साथ आपको एक USB-A पोर्ट मिल जाती है, एक हेडफोन जैक मिल जाते हैं, और एक आपको फुल साइज़ कार्ड रीडर देखने को मिल जाता है। लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत लगा। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, जो डिस्प्ले की बैक साइड है जिसके ऊपर विक्टस लोगो बना हुआ है वो उसमें आपको थोड़ा बहुत फ्लैक्स देखने को मिल जाता है। अदरवाइज़ कीबोर्ड फ्लैक्स भी बहुत ही मिनिमल है, आपको इतना ज़्यादा फ्लैक्स नहीं मिलता। जब आप लैपटॉप ओपन करते हैं तो आपको इसमें बेजल काफ़ी बड़े मिलते हैं स्क्रीन के, जो कि मेरे ख्याल में आउटडेटेड चीज़ है। अदरवाइज़ आपको 16:9 रेशियो की 15.6 इंच की आपको डायगोनल डिस्प्ले मिल जाती है, और इसमें आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। 144 हर्ट्ज़ आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहें तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने वैसे उसे ऑफ़ किया हुआ क्योंकि मैं गेमिंग वगैरह करता नहीं, तो 60 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की कोई खास ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। कीबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको सिंगल जोन RGB नहीं मिलता, आपको सिंगल जोन लाइटिंग मिल जाती है, जो कि वाइट लाइटिंग है, और इसमें आपको बैकलाइट देखने को मिल जाती है। बाकी ये फुल साइज़ की पैड, इसमें आपको नम पैड भी देखने को मिल जाता है। अगर ट्रैक पैड की बात करें तो इसमें आपको बटन वगैरह देखने को नहीं मिलते, ये हर जगह पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्लिक वैलिड होते हैं वो बिल्कुल डाउन साइड पे वैलिड होते हैं, और ये मुनासिब साइज़ का आपको इसमें ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको कोई इशू नहीं आता, इसमें आपको जेस्चर्स वगैरह मिल जाते हैं, यानी कि जब आप 2 उंगलियों से आगे पीछे करते हैं तो आप स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका ट्रैक पैड बुरा नहीं है, मतलब मुनासिब है। कीबोर्ड जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है,
और इसमें आपको ऊपर जो है ना कुछ शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं, जिसमें आप इसका जो माउस पैड है उसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं अगर आप एक एक्स्ट्रा माउस यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको सारे फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर वेब कैम की बात करें तो जहाँ पे ये थोड़ा सा मार्क आता है वेब कैम ही है। अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में आपको एक अलहदा वेब कैम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका वेब कैम इतना अच्छा नहीं है। मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आपको इसके जो कैमरा क्वालिटी है, जो वेबकैम क्वालिटी वो आपको इस तरह की मिलती है, और ऑडियो क्वालिटी भी आपको इस तरह की मिलती है। इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी लैपटॉप के जो इंटरनल माइक है उसके अंदर से आपको ये ऑडियो आ रही है। और टाइपिंग के दौरान आपको ये ऑडियो कैसी मिलती है तो हम थोड़ा सा टाइप करके देख लेते हैं। तो ये जो ऑडियो है ये आपने अभी सुनी होगी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसकी वेबकैम क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बिलो एवरेज है, और ऑडियो क्वालिटी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बैटरी की बात कर लेते हैं। इस लैपटॉप में आपको जो बैटरी मिलती है वो 52.5 वाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसको आप चार्ज करने के लिए 150 वाट का डीसी अडेप्टर दिया गया है। तो जो मैंने टेस्ट किया है उसकी मैंने उसमें इसकी ब्राइटनेस फुल कर दी थी, और फुल ब्राइटनेस के ऊपर इसमें आपको जो बैटरी परफॉर्मेंस मिलती है वो 3 घंटे, सवा 3 घंटे या 15 मिनट कम या ज़्यादा हो सकती है। मतलब 3 घंटे के आसपास इसकी बैटरी टाइमिंग। अगर आप ब्राइटनेस कम कर देंगे तो फिर आप 4 घंटे से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इसकी ब्राइटनेस की बात आ गई तो फिर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ब्राइटनेस है, जो डिस्प्ले है, उसकी ब्राइटनेस मुझे कम महसूस होती है, और जब तक मैं इसकी फुल ब्राइटनेस के ऊपर यूज़ नहीं करता तो इसकी ब्राइटनेस मुझे कम ही महसूस होती है। हाँ, फुल ब्राइटनेस के ऊपर आपको कोई इशू नहीं होता, आपको थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होती है। यानी कि आप यूँ समझ लें कि जब ये यूजेबल तब होता है जब इसे फुल ब्राइटनेस से 1-2 पॉइंट नीचे रखते हैं। तो 90% 80% ब्राइटनेस के ऊपर ये ठीक ठाक आपको हर चीज़ नज़र आती है। कंपनी क्लेम के मुताबिक इस डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो 250 निट्स है, और आपको राउंड अबाउट 240 तक मिल ही जाती है। जहाँ तक कलर एक्यूरेसी की बात है तो इसकी कलर एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अंदर आपको विंडोज़ 11 प्री एक्टिवेटेड देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक बात आ जाती है ना परफॉर्मेंस की, तो मैं अपने यूज़ के हिसाब से बताऊँगा। मैंने इसके ऊपर गेमिंग अभी तक कोई गेम नहीं खेली, और मे भी मैं कभी गेम खेलूँ या फिर इसका गेमिंग रिव्यू बनूँ। अगर आप कहते हैं तो मुझे बता दें, और मुझे बता दें कि कौन कौन सी गेम्स को टेस्ट करना चाहिए। बाकी जहाँ तक मैंने जो चीज़ें टेस्ट की हैं उसमें सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही है, और वीडियो एडिटिंग में मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त चला है। मैंने इसकी जो है ना वीडियो एडिटिंग का पूरा एक रिव्यू बनाया, तो मैं यहाँ पे लिख दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसका रिव्यू। तो वीडियो एडिटिंग में बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था। एडोब प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, कहीं भी कोई लेग देखने को नहीं मिल रहा था। यानी कि आप 4K वीडियो एडिट करते हैं फुल रेजोल्यूशन के ऊपर, उसको आप प्ले करते हैं, कोई लैग नहीं आता। बाज़ औक़ात जो इशू आता था वो ये था कि जो एडोब प्रीमियर प्रो का बिल्कुल न्यू अप टू डेट वर्जन है, जब आप उसको चलाते हैं तो कुछ देर के बाद वो खुद ब खुद किल हो जाता है। ये मुझे इशू देखने को मिला है इसमें। फिल्मोरा के साथ भी सेम सीन हुआ, और बाज़ औक़ात एडोब फोटोशॉप के साथ भी ये सेम सीन होता है। तो मैंने उसके जो ना ओल्डर वर्जन इंस्टॉल किए, तो एडोब प्रीमियर प्रो अभी तक कोई इशू नहीं देखने को नहीं मिला, यानी कि अभी तक जो है ना किल नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। बाकी जहाँ तक जो एडिटिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस रेंज के अंदर मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अगर आप एडिटिंग के लिए लेते हैं। गेमिंग के लिए जो ना आप कोई दूसरा यूज़ लैपटॉप देख लें, अगर आपके पास मार्केट मौजूद है तो ऑनलाइन आपको मिल जाए, या जैसे भी आपको मिल जाता है आप, यानी कि आप कोशिश करें कि RTX 3050 Ti, यानी कि जिसमें रे ट्रेसिंग वगैरह मौजूद है या DLSS की सपोर्ट मौजूद हो, गेमिंग के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो लैपटॉप है ये प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर स्पीकर की बात करें तो इस लैपटॉप के जो अंदर स्पीकर हैं वो B&O के हैं, और स्पीकर कोई इतने लाउड नहीं है। तो मैं आपको इनकी लोकेशन दिखा देता हूँ, लेकिन इनका जो साउंड है वो इतना ज़्यादा लाउड नहीं है, तो मोस्टली आपको हैंड फ्री या फिर हेडफोन यूज़ करना पड़ेंगे। वेट की बात करें तो इस लैपटॉप को जो आपको वेट मिलता है वो 2.15 kg, यानी कि 2150 ग्राम आपको इसका वेट मिल जाता है, जो कि हैवी है। और उसके साथ साथ आप इसका चार्जर अडेप्टर वगैरह ऐड कर लें तो राउंड अबाउट आपको 2.6 किलोग्राम आपको वेट इसका देखने को मिल जाता है। अच्छा, मैं फाइनल रिव्यू की बात करूं तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए, सिर्फ पाकिस्तान में, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने रिसर्च की है प्रोडक्टिविटी के लिए। गेमिंग के लिए मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि आप ये ख़रीदें, लेकिन जो भी आपका प्रोडक्टिव वर्क है उसके लिए मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप अवेलेबल, जो न्यू लैपटॉप आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई सहूलत है या फिर आपके पास कोई ऑप्शन है USA से मंगवाने का कोई लैपटॉप, तो आप बेस्ट बाय के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर रिसर्च करें, वहाँ पे जो यूज़ लैब्स हैं आप हैं उनको रिसर्च करें। तो पाकिस्तान में इसकी कीमत अगर आप USD में कन्वर्ट करें तो आपको तकरीबन $800 में ये पड़ता है। अब जब $800 को आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो $800 में आपको USA में काफ़ी अच्छा लैपटॉप देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको कोई रिलेटिव है USA में या कोई फ्रेंड वगैरह कोई आ रहा है
तो आप उसे अपना कोई लैपटॉप रिसर्च करें, स्पेशली एसुस के मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको लैपटॉप यूज़ में अच्छे MSI के मिल जाएंगे। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करें और फिर वो लैपटॉप उस बंदे को कह दें, अपने दोस्त वगैरह को कह दें, रिलेटिव को कह दें कि वो वहाँ से लेता है, तो आपको जो है ना ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी कम कीमत में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में ख़रीदते हैं तो वीडियो एडिटिंग के लिए ख़रीदते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। हाँ, अगर आपके पास गेमिंग करनी है आपको, तो कोशिश यही करें कि आप मार्केट में घूमें फिरें और जो आपको सेकंड हैंड लैपटॉप मिल जाता है वो आप ख़रीद लें, जिसमें आपको मिनिमम 3050 Ti देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।